नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। बहुत अच्छी लाइन है, मीडिया के लोगों के लिए बड़ी फ़ेवरेट लाइनें हैं और बड़ा अच्छा लगता है पत्रकारों को जब इस तरह की लाइनें सुनते हैं, इस तरह का भाव आता है। लाइनें थी, खींचो ना कमानों को, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। मतलब कमान की और तलवार की ज़रूरत नहीं है। जब तोप तैयार हो तो सीधा अखबार निकाल दो, तो अखबार तोप का काम करेगा। और ये कहावत थी उस समय में जब पत्रकारों की साख होती थी, अखबारों की साख होती थी, धाक होती थी। एक खबर किसी के खिलाफ छप जाए तो अफसर को और सरकार को पसीना आता था कि अखबारों में खबर छप गई। भागे भागे संपादक के पास जाते थे कि दाल नहीं गलती थी। तमाम ऐसे बड़े बड़े उदाहरण हैं कि मुख्यमंत्रियों ने संपादक को फोन किया कि आपका वो रिपोर्टर, उस जिले का रिपोर्टर ठीक काम नहीं कर रहा, हमारे खिलाफ खबर छाप देता है। तो संपादक उस रिपोर्टर को बुला के शाबाशी देते थे कि सत्ता तुम्हारे खिलाफ है, सत्ता तुम्हारी शिकायत कर रही है, इसका मतलब तुम बेहतरीन काम कर रहे हो। समय बदला, संपादक थोड़े छोटे होते चले गए। मार्केटिंग के लोगों ने संपादक का अप्रत्यक्ष रूप से काम लेना शुरू कर दिया। अखबार के दफ्तर में संपादक की कुर्सी इतनी बड़ी हुआ करती थी कि अखबार का मालिक उस पर बैठने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन उस पर एक अदना सा मार्केटिंग का मैनेजर बैठने लगा। बड़े बड़े संस्थानों में बात होने लगी कि संपादकीय पेज की जरूरत ही क्या है, कौन संपादकीय पढ़ता है, इस पेज पर भी अखबार का विज्ञापन छाप दीजिए। और तब हमारे देश की भ्रष्ट सत्ता को लगा कि मीडिया मैनेजमेंट करने का इससे बेहतरीन उपाय कोई दूसरा नहीं है कि अखबार के मालिकों को और संपादकों को चारा डाल दो। इलेक्ट्रॉनिक टीवी का उदय हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उदय हुआ, टीवी चैनलों पर खबर चलने लगी और सरकार को, नेताओं को अपने भाड़ मिलने लगे। सरकार और नेताओं को ऐसे पत्रकार मिलने लगे जो इस समाज में आग लगा सकते हैं। अनिल अंबानी, अडानी जैसे उद्योगपति आ गए, मुकेश अंबानी जैसे उद्योगपति आ गए। अनिल अंबानी तो डायरेक्ट नहीं आए, मुकेश अंबानी जैसे उद्योगपति आ गए। और फिर मुकेश अंबानी का चैनल दिन रात आग उगलने लगा। नेटवर्क 18 को आप देखेंगे तो लगेगा शायद ही इससे जहरीला चैनल कोई दूसरा हो। चैनल के अमीश देवगन, अमन चोपड़ा दिन रात हिंसा की बात करने लगे, पूरी जान लगाने लगे कि हिंदू मुसलमान का फसाद इस देश में खड़ा हो जाए। और अंबानी साहब को सलाम करने लगा कि देखिए साहब, हमने आपके लिए पूरे देश में अनुकूल माहौल बना दिया, अब हमारा धंधा थोड़ा और बढ़ा दीजिए। अंबानी दिन रात देश को लूटने में लगे रहे, उनके चैनल आग उगलने में लगे रहे। और फिर रहने के लिए जब आशियाना की तलाश हुई तो अंबानी ने दुबई को ढूंढा, जो मुस्लिम बहुल इलाका था। मतलब हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। तमाम प्रदेश की सत्ताओं ने, तमाम प्रदेश की सरकारों ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को चारा फेंकना शुरू किया। हजारों करोड़ के विज्ञापन बिना किसी नियम के बांटे जाने लगे और कहा गया जो पत्रकार जितना झुकेगा, जो पत्रकार जितना हमारे जूते के तलवे चाटेगा, हम उसको उतनी ही दौलत देंगे। और पत्रकारों में होड़ लग गई, टीवी चैनल के एंकरियों में होड़ लग गई कि कौन साहेब की तारीफ में, कौन साहेब की शान में कसीदे पढ़ सकता है। साहेब मीडिया से मुखातिब नहीं होते,
साहब उन लोगों से मुखातिब होने लगे जो पूछते हैं, साहब आप पर्स रखते हैं या नहीं रखते हैं, आप आम काट कर खाते हैं या आम चूस कर खाते हैं, साहब आप थकते नहीं, साहब आपको इतनी ऊर्जा कैसे मिलती है, और साहब जब आपकी माँ आपको पैसे देती है तो उन पैसों का आप क्या करते हैं। जैसे साहब कहेंगे कि माँ मुझे पैसे देती है तो मैं चौराहे पे जाकर ठेले पे खड़े होकर गोलगप्पे खा लेता हूं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संपादकों ने समझ लिया, रिपोर्टर ने समझ लिया, एंकरनियों ने समझ लिया कि सवाल विपक्ष से पूछना है, सत्ता की सिर्फ तारीफ करनी है, सत्ता की सिर्फ चाकरी करनी है। और फिर यह भी तय हुआ कि जो विपक्ष के नेता हैं उनको हम चैनल में बुलाएंगे, चैनल में उनको अपमानित करेंगे, चैनल में उनको बेइज्जत करेंगे। मकसद साफ था कि इस देश में विपक्ष को भ्रष्ट घोषित किया जाए, विपक्ष को बेईमान घोषित किया जाए, विपक्ष को सांप्रदायिक घोषित किया जाए और दिखाया जाए कि दरअसल जो सत्ता चला रहे हैं वो भगवान विष्णु का अवतार है। ये विपक्ष के लोग झूठे हैं, ये विपक्ष के लोग नाकारा हैं, ये लोग कुछ करते ही नहीं है। जो कुछ करते हैं वो एक शख्स करता है जो कहता है एक मैं अकेला सब पर भारी। किसी एंकरनिया की हिम्मत नहीं हुई जो पूछ सके, साहब आपके अंदर ये अहंकार आता कहां से है। किसी एंकरनिया की हिम्मत नहीं पड़ी जो अपने मालिक से कह सके कि आप हमें चंद नौकरी के बदले जो चंद रुपए दे रहे हो उससे हम इस देश में आग नहीं लगा सकते, उससे हम इस देश में हिंसा नहीं भड़का सकते, उससे हम इस देश में हिंदू मुसलमान नहीं कर सकते। ये दुर्भाग्य है भारत का। पूरी दुनिया हम पर हंस रही है, पूरी दुनिया हम पर मजाक उड़ा रही है कि हमारे देश में कैसी मीडिया पैदा हो गई है जिसकी रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई है। लेकिन हमारे देश की मीडिया को इससे कोई सरोकार नहीं पड़ा। सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, रूपका लियाकत जैसे कितने चेहरे सामने आ गए, देवगन चोपड़ा जाने जाने कितने जहरीले लोग सामने आ गए जो चाहते थे कि इंसान का खून पी लिया जाए, एक धर्म विशेष के लोगों को अपमानित किया जाए, उनके खिलाफ माहौल बनाया जाए। और मुझे लगता है स्वर्ग में बैठे गणेश शंकर विद्यार्थी रोते होंगे कि पत्रकारिता का ये रूप कहां से कहां आ पहुंचा। ये सब कुछ इस देश में हो रहा था, ये सब कुछ इस देश में हो रहा था और चल रहा था, आराम से चल रहा था। तब इंडिया गठबंधन के नेताओं को समझ आया कि अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो 2024 तक हमारा इस्तेमाल करके हमारे खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। तो आज इस देश के एक बड़े नेतृत्व ने, इंडिया गठबंधन के पास अगर वोट प्रतिशत देखा जाए तो लगभग 62% वोट है, यानी देश की वोट डालने वालों की संख्या में आधी से ज्यादा आबादी ने, उनके नेता ने, उनके नेतृत्व ने तय किया कि हम इन 14 एंकरनियों का बायकॉट करेंगे। जो महान एंकरनिया है मैं उनके नाम पढ़ के बता देता हूं। अमन चोपड़ा, प्राची पारेशर, रूपका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी, सुधीर चौधरी, अमीश देवगन, अन्नब गोस्वामी, नाविका कुमार, आनंद नरसिंगन, गौरव सावंत, अदिति त्यागी, सुशांत सिन्हा, अशोक श्रीवास्तव और शिव अरोड़ा। आप सोचिए कितना शर्मनाक है ये 14 लोगों के चेहरे सामने आ जाना। और इस ऐलान के बाद गोदी मीडिया की कपकपी चल रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा ये हो क्या गया। उनको उम्मीद नहीं थी कि हमारा इतना कलंकित चेहरा देश के सामने आ जाएगा। ये तो एक दिन होना ही था, ये तो एक दिन आना ही था सामने, जो आ गया।